आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास भूगोल की एक किताब के कुछ अंश और एक वीडियो है और आज हम भारत की कुछ सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद है प्रदूषण के अलग-अलग पहलुओं को समझना। पानी, हवा, शोर और जमीन। और ये भी देखेंगे कि हमारी अपनी गतिविधियां इन्हें कैसे प्रभावित करती हैं। जी, और इसका हमारे शहरों, हमारी नदियों और हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। और इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज भी हैं, जहां हम सिर्फ समस्याएं नहीं बल्कि उनके समाधानों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले पानी की ही बात करते हैं। स्रोतों में दिल्ली की यमुना नदी की एक तस्वीर है, जिसमें एक नाव चल रही है और चारों तरफ सिर्फ सफेद झाग ही झाग है। वो देखने में बर्फ जैसा लगता है। लेकिन असल में वो प्रदूषण है। हाँ, तो ये बनता कैसे है, मतलब ये है क्या? वो झाग असल में औद्योगिक और घरेलू कचरे का एक घातक कॉकटेल है। अच्छा। इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है फॉस्फेट का, जो हमारे डिटर्जेंट और साबुन में बहुत ज्यादा होता है। जब ये पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में जाता है तो ऐसा जहरीला झाग बनता है। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्रियों का केमिकल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घरों से निकलने वाला रोजमर्रा का कचरा एक बहुत बड़ी वजह है। यह पानी में ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। इस स्रोतों में गंगा और यमुना का खास तौर पर जिक्र है। गंगा के बारे में क्या बताया गया है? कौन से हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? गंगा के मामले में स्रोत 3 जगहों पर खास ध्यान दिलाते हैं: कानपुर, वाराणसी और फर्रक्का। कानपुर में, जैसा हम जानते हैं, चमड़ा उद्योग एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, वहाँ की टेनरीज। जी, उनके केमिकल सीधे नदी में जाते हैं। वाराणसी में ये समस्या थोड़ी अलग है। वहाँ शहर के सीवेज का ज्यादा हाथ है। और फर्रक्का, वो थोड़ा हैरान करने वाला नाम है। फरक्का में बांध की वजह से नदी का बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो होता यह है कि नदी अपने साथ लाए प्रदूषण को आगे नहीं बहा पाती। सारा कचरा, सिल्ट सब वहीं जमा होने लगता है। अच्छा, तो वहाँ प्रदूषण पैदा होने से ज्यादा उसकी जमा होने की समस्या है। बिल्कुल, और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। हाँ, मतलब हम सिर्फ गंदे पानी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक तरह का स्वास्थ्य संकट है। आप इसे संकट ही कह सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट का जिक्र है, जिसके मुताबिक भारत में होने वाली कुल संचारी बीमारियों में से लगभग 1/4 बीमारियां गंदे पानी की वजह से होती हैं। 1/4? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, इसमें डायरिया, पेट की कीड़े, हेपेटाइटिस, ये सब सबसे आम बीमारियां हैं, जो खासकर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो इसके समाधान के लिए क्या हो रहा है? नमामि गंगे कार्यक्रम का भी जिक्र है। हाँ, नमामि गंगे को एक एकीकृत संरक्षण मिशन बताया गया है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ नदी की सफाई तक सीमित नहीं है। मतलब ये एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। जैसे शहरों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, फैक्ट्रियों पर निगरानी रखना, नदी के किनारों पर पेड़ लगाना, और जो शायद सबसे जरूरी है, लोगों में जागरूकता फैलाना। तो ये एक पूरा पैकेज है। चलिए अब उस प्रदूषण पर आते हैं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वायु प्रदूषण। एक स्रोत में तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिम कहा गया है। और इसे महसूस करना मुश्किल नहीं है। किसी भी बड़े शहर में सर्दियों में जो स्मॉग छाता है, वो इसका जीता जागता सबूत है। हाँ, वो तो है। इसके मुख्य स्रोत वही हैं जिनसे हमारी आधुनिक जिंदगी चलती है: कोयला, पेट्रोल, डीजल। हमारी गाड़ियां, हमारे पावर प्लांट, ये सब हवा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें छोड़ते हैं। और इसका असर सिर्फ सांस की बीमारियों तक ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये गैसें हमारे श्वसन तंत्र से होते हुए खून में मिल जाती हैं और फिर हमारे नर्वस सिस्टम और दिल तक पहुंच सकती हैं। इसीलिए वायु प्रदूषण को अब दिल के दौरे और स्ट्रोक से भी जोड़ा जा रहा है। और एक ऐसा प्रदूषण है जिसे हम अक्सर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, ध्वनि प्रदूषण। एक तथ्य बहुत चौंकाने वाला है कि आज हमारे महासागर 40 साल पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा शोर वाले हो गए हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच है। इसका सीधा संबंध हमारे बढ़ते हुए वैश्विक व्यापार और शिपिंग से है। लेकिन समुद्र में शोर से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। व्हेल और डॉल्फिन जैसी कई समुद्री प्रजातियां आवाज के जरिए ही एक दूसरे से बात करती हैं, रास्ता खोजती हैं। ये जहाजों का शोर उनके कम्युनिकेशन को जाम कर देता है। अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप सोचिए, वो रास्ता भटक जाते हैं, अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं। और जमीन पर, खासकर शहरों में, तो ध्वनि प्रदूषण हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बन चुका है। हाँ, और हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन का शोर, ये सब मिलकर हमारे शहरों को एक असहनीय स्तर तक शोरगुल वाला बना देते हैं।
इससे सिर्फ चिड़चिड़ापन ही नहीं, ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। और ये सारी समस्याएं, पानी, हवा, शोर, ये सब शहरों में आकर जैसे एक जगह जमा हो जाती हैं। स्रोतों में शहरी कचरा प्रबंधन को एक बहुत बड़ी चुनौती बताया गया है। हाँ, क्योंकि हमारे शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कचरे से निपटने का हमारा सिस्टम उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है। तो हालात कितने खराब हैं? स्रोत बताते हैं कि मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े महानगर तो फिर भी अपना लगभग 90% कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन देश के ज्यादातर शहरों में 30 से 50% कचरा गलियों और खाली जगहों पर यूं ही पड़ा रहता है। और ये सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता होगा। बिल्कुल, ये भूजल को प्रदूषित करता है और टाइफॉइड, डिप्थीरिया जैसी बीमारियों के लिए मच्छरों और कीटाणुओं को पनपने की जगह देता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। मेरठ के पास दौराला गांव की एक केस स्टडी है जो बताती है कि हालात बदल सकते हैं। दौराला की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वहां की फैक्ट्रियों की वजह से गांव का भूजल भारी धातुओं से इतना प्रदूषित हो गया था कि वो पीने लायक नहीं बचा था। तो फिर क्या हुआ? तब एक गैर सरकारी संगठन ने आगे आकर गांव वालों और उन्हीं उद्योगपतियों को जो प्रदूषण फैला रहे थे, एक साथ एक मंच पर लाकर बैठाया। ये तो बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। जरूर रहा होगा, लेकिन नतीजा कमाल का निकला। सबने मिलकर जिम्मेदारी ली। गांव में पीने के पानी के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई, गांव के तालाब को साफ किया गया और 1000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए। वाह, ये सामुदायिक भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, कि कैसे समस्या पैदा करने वाले और समस्या से जूझने वाले मिलकर समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। कचरे और प्रदूषण से आगे बढ़ें तो शहरों में रहने की जगहों की भी एक बड़ी चुनौती है। स्रोत हमें मुंबई की धारावी बस्ती के अंदर ले जाते हैं, जिसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहा जाता है। हाँ, और ये विरोधाभासों से भरी एक जगह है। वो कैसे? एक तरफ धारावी में वो सब कुछ है जिसे हम शहरी गरीबी से जोड़ते हैं। तंग गलियां, एक एक कमरे में 10-12 लोग, साफ पानी और सफाई की भारी कमी। और दूसरी तरफ है वहां की उद्यमशीलता। उन्हीं तंग गलियों में दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत चीजें बनती हैं। मिट्टी के बर्तन, चमड़े के जैकेट और यहाँ तक कि बड़े-बड़े फैशन ब्रांड्स के लिए कपड़े भी यहीं तैयार होते हैं। सच में? जी, धारावी का सालाना कारोबार अरबों रुपयों का है। ये इस बात का सबूत है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान का हुनर अपना रास्ता खोज ही लेता है। ये वाकई एक जटिल सच्चाई है। और अब आखिर में उस चीज की बात करते हैं जिस पर ये सब कुछ टिका है, हमारी जमीन। भूनिम्नीकरण को एक बड़ी समस्या बताया गया है। भूनिम्नीकरण का सीधा सा मतलब है जमीन की उपजाऊ शक्ति का खत्म हो जाना, जब जमीन खेती के लायक नहीं रहती या बंजर होने लगती है। और इसके कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव, जरूरत से ज्यादा सिंचाई से जमीन का खारा हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल। और यहाँ भी दौराला की तरह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की एक उम्मीद भरी केस स्टडी है। हाँ, झाबुआ एक आदिवासी इलाका है जहाँ की जमीन लगभग पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। तब वहाँ जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया। और इसमें भी समुदाय की भागीदारी मुख्य रही होगी। बिल्कुल, सफलता का सारा श्रेय ही समुदाय को जाता है। लोगों को समझाया गया कि जंगल और पानी उनकी साझी संपत्तियां हैं। हर परिवार ने कम से कम एक पेड़ लगाने की जिम्मेदारी ली। अच्छा। जानवरों को चराने के लिए गांव के लोगों ने मिलकर चारागाह विकसित किए। लोगों ने तालाब बनाए, छोटे छोटे चेक डैम बनाए। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में वहां हरियाली लौट आई और जमीन फिर से उपजाऊ होने लगी। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो एक बात तो साफ है कि इन सारी समस्याओं की जड़ में मानवीय गतिविधियां हैं। हाँ, लेकिन समाधान भी वहीं से निकलता है। दौराला और झाबुआ की कहानियां हमें यही दिखाती हैं कि बदलाव मुमकिन है, पर यह सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं आता। तो फिर कैसे आता है? ये तब आता है जब समुदाय में अपनेपन की भावना आती है। जब लोग ये मानते हैं कि ये नदी, ये जंगल, ये जमीन हमारी है और हमें ही से बचाना है, तब असली बदलाव शुरू होता है। और एक आखिरी सवाल जो इन स्रोतों को पढ़कर मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। हमने धारावी की बात की, एक ऐसी जगह जहां हालात सबसे मुश्किल हैं। वहां दुनिया की कुछ सबसे कीमती और खूबसूरत चीजें बनती हैं, और फिर वो चीजें दुनिया भर के अमीर बाजारों में बिकती हैं। उत्पादन की जगह और उपयोग की जगह के बीच का ये जमीन आसमान का फर्क हमारी आज की अर्थव्यवस्था के बारे में और एक खरीदार के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है?